नमस्ते बच्चों। आज हम कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पर बात करेंगे। कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई। सैमुअल टेलर कॉलरिज अंग्रेजी कविता की स्वच्छंदतावादी धारा के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं और आलोचना के क्षेत्र में कॉलरिज का महत्वपूर्ण योगदान उनका कल्पना शक्ति के विवेचन के संदर्भ में माना गया है। इस कॉलरिज की जो प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं उसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया, एड्स टू रिफ्लेक्शन, द फ्रेंड, लिरिकल ब्लेड्स, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एन इनक्वायरिटी स्पिरिट, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये इनकी महत्वपूर्ण कविता है जो कल्पना सिद्धांत पर जिसका टिका हुआ है। सारा जो भाव है वो इसी पर है। और हम देखें कि कॉलरिज के जो साथ में इनके समय में ही वर्ड्सवर्थ जो इनके मित्र थे, इन्हीं के सहयोग से इन्होंने रूढ़ काव्य मूल्यों के उन्मूलन और स्वच्छंदतावादी प्रकृति के कहें कि प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से आपने ये सिद्धांत रखा। ये प्रथम पाश्चात्य आलोचक माने जाते हैं जिन्होंने साहित्य आलोचना का दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा के साथ संबंध स्थापित किया। इनकी एनिशिएंट मैरिनियर जो हम बता रहे हैं आपको, वो कृति है जिसमें रोमानी काव्य शिल्प को लेकर ये महत्वपूर्ण रही है। और इनकी बायोग्राफिया लिटरेरिया आलोचना शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अन्यतम ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में कॉलरिज ने काव्य के जो सत्य के अनेक पहलुओं को तात्विक विवेचन इसमें इन्होंने किया है। तो जो कॉलरिज के प्रमुख सिद्धांत जो हैं उस पर अगर हम देखें तो साहित्य, काव्यशास्त्र और दर्शन के विस्तृत अध्ययन और चिंतन के फलस्वरूप आपने बायोग्राफिक लिटरेरिया जो सिद्धांत है वो उसमें प्रतिपादित किया, जिसमें इन्होंने जर्मन जो चिंतक थे उनकी जो भाव थे और उसमें जो उनके विचार थे उन सब को एक अत्यंत कहें जटिल और अव्यवस्थित जो रूप था उसको उन्होंने एक व्यवस्थित रूप देने का काम किया। इनके प्रमुख सिद्धांत कल्पना, कवितत्व और काव्य, छंद, कविता, कवि प्रतिभा इनकी कसौटियाँ रहा। इन्होंने अपने सिद्धांतों में कवि कर्म के साथ उनकी आलोचनात्मक जो पहुंच बनाई वो अपने आप में महत्वपूर्ण रही। अब हम बात करते हैं इनके कल्पना सिद्धांत की। तो सबसे पहले हम देखें कल्पना सिद्धांत क्या है। कल्पना जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमाजिनाटियो से हुई। इमाजिनाटियो, इमेजिनेशन, जिसका अर्थ कल्पना, और फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फांतासिया से हुई जिसका अर्थ है ललित कल्पना। तो हम ये देखें कि कॉलरिज ने जो ललित कल्पना की विशेषताएं बताई वो विशेषताएं ये हैं कि वो मानते हैं कि ललित कल्पना केवल कार्य का संयोजन करती है, उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। ललित कल्पना जो है वो देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति है। यह इच्छा शक्ति से संचालित होती है। इसका उपयोग जो है वो सुनिश्चित होता है, सामग्री स्थिर होती है। और ललित कल्पना जो है वो निरंकुश, स्वच्छंद और विवेक के अंकुश गंभीर लक्ष्य तक रहित होती है। ललित कल्पना यांत्रिक होती है और इस तरह वो बता रहे हैं कि दिव्य स्वप्नों में बिंबों का जो निर्माण है करने वाली जो शक्ति है वो ललित कल्पना में रखी जा सकती है। दूसरी तरफ उन्होंने कल्पना को लेकर जो बात कही
उसमें उन्होंने कहा कि कल्पना का संबंध मन और आत्मा से होता है। ये समरसता और मार्मिकता का समावेश इसके अंदर होता है। कल्पना आत्मिक होती है, जबकि वहाँ बता रहे हैं कि ललित कल्पना है वो यांत्रिक होती है। कल्पना उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करती है, जबकि हम देखें कि ललित कल्पना है वस्तुओं का ढेर लगा देती है। कल्पना को स्मृति की एक रीति माना गया है। कल्पना में बिंबों का निर्माण करने की शक्ति कल्पना कहा है। जो कविता में बिंबों का निर्माण है वो कल्पना है। तो ये ललित कल्पना जो एक फैंसी, एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्ययों का संश्लेषण तो करती है, मगर ये संश्लेषण एक रचनात्मक नहीं होता, जड़ एवं एक विशृंखल सा होता है। उन्होंने बायोग्राफिक लिटरेरिया में जो ललित कल्पना से कल्पना का अंतर स्पष्ट किया है इसमें, और वो इस संदर्भ में कहते भी हैं कि इसके विपरीत ललित कल्पना की क्रीड़ा का अचलता और निर्दिष्टता के क्षेत्र के अतिरिक्त और कोई ठिकाना नहीं। ललित कल्पना वास्तव में देश काल के अनुशासन से मुक्त स्मरण की रीति और कुछ नहीं, वह इच्छा शक्ति के उस अनुभव मूलक व्यापार से पुष्ट और परिवर्तित होती है, जिसे हम चयन शब्द से व्यंजित करते हैं। परंतु साधारण स्मृति की भांति ललित कल्पना भी अपनी संपूर्ण सामग्री साहचर्य नियम से यथावत ग्रहण करती है। तो ये जो परिभाषा दे रहे हैं ललित कल्पना की कॉलरिज, वो इसमें ये बता रहे हैं। तो अब हम ये देखें कि जो कल्पना के जो महत्वपूर्ण बात जो है, जिसमें पाश्चात्य काव्य चिंतन के क्षेत्र में कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य क्षेत्र में प्रतिभा का है। पाश्चात्य काव्य चिंतन ग्रीस देश से प्रारंभ हुआ था। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया था और उसे यथार्थ का आभास बताया था। तो तब से लेकर आज तक कल्पना के संबंध में तरह तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। काव्य रचना के क्षेत्र में कल्पना के स्वरूप और महत्व पर सबसे पहले एडिसन 1672 से लेकर 1719 तक का इनका समय था, इन्होंने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि कल्पना मूर्त विधान करने वाली शक्ति है। उसकी रचना प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, जो एडिसन है उनकी रचना थी प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, वो प्रसिद्ध है। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में कल्पना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार हमें कॉलरिज में मिलते हैं, उन्होंने व्यक्त किए। अब देखिए, उन्होंने कल्पना के दो भेद बताए हैं। पाश्चात्य आलोचना जगत में जो कवि की विशिष्ट शक्ति मानी जाती है, और इस शक्ति के लिए फैंटेसी इमेजिनेशन दो शब्दों का प्रयोग होता रहा है। और इसी में देखें कि अब उन्होंने कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद बताए हैं, प्राथमिक कल्पना और दूसरे स्तर को उन्होंने कहा है, जो दूसरे सेकेंडरी जो स्तर है वो आनुषांशिक कल्पना कहा है, अनुषंगी कल्पना। तो अब वो कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक कल्पना है वो है समन्वयकारी, और अनुषंगी जो दूसरी है वो कल्पना हुई आपकी कहें उसको कि एक ऐसा मन का एक ऐसा प्रतिबिंब है, जो प्राथमिक कल्पना उसका प्रतिबिंब है दूसरी कल्पना अनुषंगी। तो प्राथमिक कल्पना ईश्वर की सर्जना शक्ति ही मनुष्य के मन में प्रतिबिंब करती है। जो पहली कल्पना है वो प्राथमिक कल्पना है, वो असीम सत्ता की एक सृजन शक्ति है, चिरंतन सृजन शक्ति है, जो मानव में जिसकी आवृत्ति है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सृजनशील मानव का मन जगत के सृष्टा ईश्वर की सृजन शक्ति का ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण मानव ज्ञान का मूल कारण
रहा ये। तो और दूसरे स्तर की कल्पना में प्राथमिक कल्पना की ये प्रतिध्वनि होती है। इसका अस्तित्व मनुष्य के सजग इच्छा शक्ति के साथ ही होता है। दोनों कल्पनाओं में प्रकार भेद नहीं होता, मात्र दोनों की कोटियां अलग होती है, यानी दोनों की कार्य पद्धति में भेद होता है। तो हम देखते हैं कि जो दूसरे स्तर की कल्पना है वो प्राथमिक कल्पना का निचला स्तर है और इसके माध्यम से मनुष्य स्वयं सृष्टि रचने में समर्थ होता है। यह दूसरी कोटि की कल्पना ही काव्य क्षेत्र में क्रियाशील होती है। यानी हम इसे इस तरह से देखें कि जो दूसरी कोटि है कल्पना की, वो कार्य व्यापार में गंभीरता से उस पर विचार किया है कॉलरिज ने और स्पष्ट किया है उस संदर्भ में कि कल्पना एक ऐसी शक्ति है। कॉलरिज कहते हैं दूसरी कल्पना के लिए कि कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो विरोधी वस्तुओं को समंजसित और संश्लिष्ट करके पुनः नवीन सृजन करती है, बाह्य को अंतर जगत में प्रत्यक्ष कर देती है। जो बाहर दिखाई देता है उसको संश्लिष्ट कर कर अंतर जगत में उसको प्रत्यक्ष करती है और नवीन बिंबों की रचना करके किसी वस्तु को दिव्यता या पूर्णता तक पहुंचा देती है। तो ये जो रूप है द्वितीय कल्पना का, ये इन्होंने इसमें स्पष्ट किया। अब हम देखें कि जो कल्पना के भेद आपने मान लिए, दो मुख्य, प्राथमिक कल्पना और दूसरी जो गौण है कल्पना है। कॉलरिज का ये कहना है कि जो गौण कल्पना को प्राथमिक कल्पना की प्रतिध्वनि तो माना ही है और कहा है कि ये व्यापक अर्थ में एक मानसिक सृजन क्रिया है। प्राथमिक कल्पना मूलतः रचनात्मक होती है, परंतु विशिष्ट कल्पना जो द्वितीय कल्पना है वो चित्रकार, दार्शनिक, कवि आदि में रहती है, क्योंकि ऐसी मानसिक क्रिया सामान्य नहीं होती। अब वो कहते हैं कि कल्पना का कार्य क्या है, इस बिंदु पे देखिए। उनका कहना है कि कल्पना परस्पर विरोधी अथवा विषमवादी युग में सामंजस्य और संतुलन उत्पन्न करती है। यह समानता और असमानता, असीम और ससीम, सामान्य और विशिष्ट, विचार और बिंब, व्यक्ति और प्रतिनिधि, नवीनता और प्राचीनता, विवेक और आत्मनिग्रह, उत्साह और प्रखर भावना का एकीकरण करती है और समंजन करती है। ये इसके कार्य हुए। तो इस प्रकार कॉलरिज ने कल्पना को ऐसी शक्ति के रूप में निरूपित किया है जो जीवन का सजीव रूपांतर प्रस्तुत करती है। वह मन, विचार, भावना, तर्क और राग के बीच की दीवार को नष्ट कर भावनाओं को आदर्श स्वरूप प्रदान करती है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कॉलरिज ने कल्पना को आत्मा की शक्ति माना है। और जो कल्पना की उपलब्धि क्या है और कल्पना के संदर्भ में अन्य विचारक क्या कहते हैं, इन सब पे विचार हम अपने अगले कक्षा में करें।